अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स। नाजरीन, आज फिर आपके लिए एक मुस्बत चेहरा कोलो तारड़ का लेके हाजिर खिदमत हुआ हूं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है हाफिज़ ثناءاللہ शाइक साहब, जिनका ताल्लुक़ कोलो तारड़ से है। आप रियल फेस मीडिया लाहौर के अंदर एज आ रिसर्चर और उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप अभी हाल ही में पाकिस्तान फीडरल यूनियन ऑफ कॉलमस्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कालम निगारों की एक जमात है। आज इनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह आप तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे जिनका पहले आपको नहीं इल्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम भाई हाफिज़ साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हाल ही में आप जो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद का सिलसिला तो चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, इनाम व्लॉग्स का, और आपका काम मैं देखता रहता हूँ। माशाल्लाह आप जो अपने कम अज़ कम ज़िला की सतह पर जो काम कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में चंद ही लोग होंगे जो और हैं। आप मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया ثناءاللہ साहब। अच्छा ثناءاللہ साहब, आप कोलो तारड़ के रहायशी हैं। आपको ये जब जनरल सेक्रेटरीशिप की मिली तो किन किन लोगों ने आपके साथ रब्ता करके मुबारकबाद दी? उनमें कुछ चीदा शख्सियात के नाम अगर बता दें तो। इसमें वही बात है, कुछ दिन पहले हम जब शादी पे थे तो मुझे वो बात याद आ गई। उस्ताद मोहतरम हमारे साथ थे। तो अब मेरे कई दोस्त हैं, अहबाब हैं, मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। अब मैं किसी का नाम लूँगा तो दूसरा जो है ना वो मुनासिब नहीं समझेगा, और इस वक्त मैं शायद इतने लोग हैं कि नाम लूँगा तो टाइम भी काफ़ी लग जाएगा। तो आप जैसे अहबाब बहुत हैं जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, कई को पता भी नहीं है। जिनको पता चला है उन्होंने मुझे पर्सनली और फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पे मुबारकबाद के तहनीती पैगामात भी दिए और कई जगह पे पोस्टें भी दोस्तों ने लगाईं। तो मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस तरह जो है ना वो फिर वही ज़्यादती वाली बात हो जाएगी कि एक का नाम लूँगा। तो आप जैसे सब अहबाब का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ये जिस तरह कालम निगार लिखारियों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए भी अपने कलम को जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा ثناءاللہ भाई, आप ये बता दें कि ये जो आप जनरल सेक्रेटरी बने हैं जिस तंजीम के, उनका क्या काम है, वो क्या मकसद है उनका और किस मोटिव पे वो काम कर रहे हैं? जी ये पाकिस्तान फीडरल यूनियन ऑफ कॉलमस्ट एक कालम निगारों की तंजीम है बुनियादी तौर पर। अब इसमें लिखारी दूसरे भी जैसे फ़ीचर राइटर आ गए हैं और ब्लॉगर भी हम ले रहे हैं कि जो ब्लॉग लिखने वाले हैं। क्योंकि पहले तो ये जब 2013 में बनी थी उस वक़्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जितना अब है। तो उस वक़्त सिर्फ कालम निगार ही थे और हमारा क्राइटेरिया अब भी यही है कि कोई बंदा जो तहरीर लिखने वाला हो, उसमें अब हमारी मेंबरशिप ओपन हुई है जो 15 फरवरी तक रहेगी। तो उसमें यही है कि जो बंदा जिसने किसी अखबार में या किसी बड़ी वेबसाइट पर कॉलम लिखा हो, फ़ीचर लिखा हो, ब्लॉग लिखा हो और उसका वो लिंक देगा, उसके बाद ही वो मेंबरशिप के जो अगर मेरिट पे पूरा उतरता है तो उसको मेंबरशिप दी जाएगी। इसके लिए हमारा क्राइटेरिया बहुत जो है ना वो वाज़े भी है और सख्त भी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बंदे इकट्ठे करने हो तो हम बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं। अब मेरे अपने कई दोस्त जानने वाले हैं, मुझे कह रहे हैं कि हमें मेंबरशिप दिलवा दें। मैंने कहा भाई आप जो प्रॉपर हमारा तरीका है आप अप्लाई करें, अगर मेरिट पे उतरते हुए तो आपको ज़रूर मेंबरशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें ये लाजमी है कि जो कोई कालम अच्छा लिख सकता है वो किसी अखबार या किसी चैनल के साथ वाबस्ता हो, उसे या मेंबरशिप देंगे, या वैसे ही कोई काबिल बंदा है जैसे कोई अच्छा लिख सकता है लेकिन किसी चैनल या अखबार के साथ वाबस्ता नहीं है, वो भी आपके इस प्लेटफार्म पे आ सकता है? असल में हम तो चाहते हैं कि जो लिख सकता है, अब कई बंदे हैं वो लिख सकते हैं लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, हमें क्या पता है कि अब इस तरह तो कई लोग वही होंगे। एक हर तंजीम चलाने का एक क्राइटेरिया होता है, हमने उसको लेकर चलना है। उसके मुताबिक अगर उसने लिखी हैं तहरीरें, अभी 15 फरवरी तक वक्त है, वो छपवा ले कहीं पे, नहीं तो हमसे रब्ता करें। हम तो असल में आपने वो सवाल पहला जो रखा था उसका हिस्सा ही आ गया है कि हम
जहाँ पे लिखारियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उससे पहले हम उनकी तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए हम वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं, जिसमें बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्की सतह पर काम कर रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं। और इस दफ़ा हम इससे आगे बढ़कर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सतह का एक प्रोग्राम करवाएंगे, जहाँ पे इंटरनेशनल सतह के लोग जो लिखने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा। हम तरबियत का भी काम करते हैं, और उनके लिए अगर वो तहरीर लिख सकते हैं, कहीं छपवाने में मसला है, वो भी हमसे रब्ता करें। हम उनकी तहरीर को छपवाएंगे किसी अच्छे अखबार में, किसी अच्छी वेबसाइट पे वो लगवाएंगे। ये नहीं है कि आप तहरीर लिख के अपने आप के लिए, ये तो फिर असल मकसद हमारा जो मिशन है, मंशूर है, वो ये है कि अपने कलम के ज़रिए अपने अवाम, अपने मुल्क के मसाइल को उजागर करना और उनका हल पेश करना। तो जब हम तहरीर लिख के ख़ुद अपने लिए रख लेंगे, तो फिर ये जो है ना वो हमारे मिशन या मंशूर पे पूरा नहीं उतरते कि आपने अपने लिए ये काम किया है। इसमें यही था कि मैंने ये बॉडी में बात रखी थी कि एक बंदा अगर किसी चैनल के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे तहरीरें लिखता है, तो क्या मेंबर बन सकता है? तो हमारे अहदेदारान ने यही कहा था कि वो तो अपने लिए काम कर रहा है, वहाँ से तनख्वाह लेता है। हमारा मकसद है हमने अपने मुल्क के लिए करना है, अपने अवाम के लिए कुछ करना है। तो इसमें अगर वो इसके लिए अगर अपनी तहरीरें छपवाएगा नहीं, तो उससे मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर कोई मसला है तो वो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह भरपूर ताउन करेंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सनाउल्लाह भाई, तकरीबन को 1 साल या 1.5 साल पहले आपने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया, अभी वो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के हैं। तो उस हवाले से आपसे ये सवाल करना, आप रिसर्चर भी हैं, आप आलमी लेवल पे जो मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। तो आप इसके ऊपर क्या आपकी रिसर्च है? क्या आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? अगर कर लेगा तो इसके ऊपर क्या दबाव होगा? ये शेख रशीद साहब का आपने सवाल किया, वो बहुत अच्छी हमारी जो है ना वो मीटिंग रही उनसे। हम तो एक यूनिवर्सिटी की सतह से हम गए हुए थे, तो उनके साथ बहुत अच्छी वो मीटिंग समझ लें, इंटरव्यू समझ लें, गपशप हुई। वो खुले आदमी हैं, खुली बातें करते हैं। लाल हवेली में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, जो इंटरव्यू हुआ वो वहाँ पे ही। और उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहीं और ऑन रिकॉर्ड भी कहीं। तो अब वो अगर वज़ीर दाखिला हैं, तो एक ये है कि उनके जो मजहबी हवाले से ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे हैं बनिस्बत जो पहले वज़ीर दाखिला या जितने भी रहे हैं, या इस वक्त भी अगर देखें जितने कैबिनेट हैं वज़रा की, उनमें शेख रशीद के ताल्लुकात मजहबी हवाले से हमारा मसला यही रहा है कि मदारिस के मसाइल भी हर वक्त हर दौर में रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। तो ये आपने जो इसराइल का सवाल किया ना, इसको अभी अगर मौजूदा वक्त की बजाय हम तारीख़ी हवाले से देखें, 1947 से लेकर अब तक, मैं थोड़ी सी तारीख़ जो है ना वो दोहराना चाहूँगा कि क्या क्या किस वक्त में क्या क्या होता रहा। तो सबसे पहले जब पाकिस्तान के बाद इसराइल वजूद में आया, तो पहला उनका वज़ीर आज़म था डेविड बिन गोरियान। उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना तार भेजा। उस वक़्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़िंदा थे, तो उन्होंने उस तार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा कि एक ज़ालिम और गासिब रियासत को मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता जो उन्होंने कहा था। तो उसके बाद जब डेविड बिन गोरियान ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए ख़तरा है, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है उसकी तकरीर, तो कायदे आज़म ने उसके बाद कहा था कि ये जो इसराइल है ये यूरोप का एक नाजायज़ बच्चा है, जिसे अरबों के कल्ब में एक घोंपा गया खंजर है ये, जिसे हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और आज अगर कोई बात ये करता है ना कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, इससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, इससे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये ना सिर्फ मज़हब के साथ, ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी कर रहा है, बल्कि ये तो कायदे आज़म और पाकिस्तान के मंशूर के साथ भी, पाकिस्तान की जो अक़दार हैं उनके साथ भी गद्दारी करने के मुतरादिफ़ हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी लिहाज पे भी किसी सतह भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब है, वो तो बड़ी सख्त तरदीद करते हैं कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर ये प्रोपोगंडा करने वाले क्यों इस तरह कर रहे हैं? इनका क्या मकसद है? वही मैं तारीख़ पे आ रहा था कि इनकी तारीख़ देखनी है भाई कि क्या किस वक्त में क्या क्या होता रहा है।
अब उसके बाद सर ज़फ़रुल्लाह जो था वज़ीर ख़ारजा हमारा, उसने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों के हक़ में बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन दूसरी तरफ जाके उसने ख़ुद ही इसराइलियों से मुलाकात करके कहा कि फ़लस्तीन के 2 टुकड़े होने चाहिए। उसके बाद आगे आ जाएँ, तारीख़ चलती है, तारीख़ में ज़िया-उल हक़ का भी एक किरदार है उर्दन के मामले में, उसको देख लें। फिर उसके बाद आगे आएँ जी, जब बेनज़ीर पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी हैं तो उनकी भी इसराइलियों के साथ मुलाकातें रही हैं। उसके बाद अगली तारीख़ में आएँ तो सदर रफ़ीक तारड़ जो नून लीग के दौर में थे, उन्होंने इसराइल के साथ एक जो है उनका ज़िम्मेदार बंदे के साथ इन्होंने मुलाकात की और कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, अमन पसंद लोग हैं। ये इनके अल्फाज थे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अमन पसंद हैं, आपके साथ जो है ना वो ताल्लुकात होने चाहिए। ये सदर रफ़ीक तारड़ साहब जो एक बहुत ही मंजी हुई, और वो तो चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं, फिर भी चीफ़ जस्टिस नहीं, चीफ़ जस्टिस के बाद वो सदर भी रहे हैं, सदर पाकिस्तान रहे हैं। और सदर पाकिस्तान होने के वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप बड़े पुरअमन हैं, ये इसराइलियों को कहा था। उसके बाद आगे आ जाएं कि आप देखें मुशर्रफ का दौर आता है। मुशर्रफ दौर में सबसे पहले जो इसराइलियों के साथ मीटिंग हुई है वज़ारत ख़ारजा की सतह पर, वो पहली दफ़ा जनाब खुर्शीद कसूरी साहब उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, उनकी और उधर से इसराइल के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। उसके बाद 15 साल हो गए हैं, अब इसी पे मेहनत हो रही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अपने दामे फ्रेम में जो है लाया जाए और इसको राम करके अपने साथ मिला लिया जाए। क्योंकि दुनिया में उन्हें पता है, हम चाहे जितने भी समझ लें कि तरक्की पजीर हैं, हमारी मईशत कमज़ोर है, जो कुछ भी है, लेकिन दुनिया को पता है हम एक एटमी पावर हैं, हम एक अच्छी फ़ौज रखते हैं। हमारा मुकाबला अपने दुश्मन के साथ, जिसके साथ भारत के साथ है, वो भी जानता है कि जब तक इसराइल पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करवा लेता, तब तक चाहे वो सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को तस्लीम करवा लें, उससे ख़तरा टल नहीं सकता, ना ही भारत को अमन मिल सकता है। तो इसलिए अब ये नहीं है कि ये इमरान ख़ान की ये दिफाई मामलात भी देखने हैं, दिफाई इदारों ने भी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी मुहिम चल रही है या किसी सतह पर। अगर खुदा न खास्ता इमरान ख़ान ये स्टेप लेते हैं, ये उनकी अपनी सियासत के लिए भी ख़तरनाक होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अभी तक अवाम इस सतह तक नहीं गिरी। चंद लोग हैं जो फेमिनिस्ट समझ लें या सेकुलर समझ लें, वो मैं समझता हूँ कि 2 या 3% होंगे। बाकी आप देख लें कि वो जो दुनियादार हैं, जिनको हम आम, जिन्हें मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो भी कह रहे हैं कि ये इसराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती है। जी बिल्कुल, ये तो जिसको बिल्कुल मज़हब या मुल्क के बारे में नहीं पता, उसके दिल के अंदर भी इसराइल के लिए नफ़रत है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक अजीब किस्म की कंपेन चल रही है कि इमरान ख़ान जो है, ख़ासकर जो हमारे नून लीग के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान की हुकूमत जो वो इसराइल को तस्लीम कर रही है। आपने अभी बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि सदर पाकिस्तान नून लीग के दौर में सदर रफ़ीक तारड़ साहब ने उनके लिए बहुत नरम गोशा रखा हुआ था, उनके लिए बड़े अच्छे बयान दिए थे। ये तो फिर हमारे लिए और नून लीग कि जो सपोर्टर हैं उनके लिए भी बड़ी, ये समझ लें कि तशवीशनाक बात है। अच्छा, जो हालिया दिनों में क्वेटा के अंदर एक वाक़या हुआ है जिसमें 11 बंदे शहीद हुए हैं, तो उसको बेस बना के पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने देना, पाकिस्तान को ब्लॉक कर देना, इसके ऊपर आपकी क्या रिसर्च है? आप क्या समझते हैं? वहाँ पे जो जहाँ बहक हुए हैं वो पाकिस्तानी शहरी थे? अगर पाकिस्तानी शहरी थे तो उनको क्यों कत्ल किया गया? जी, ये जो मच के अंदर वाक़या हुआ है, ये एक वाक़या नहीं, आप देख लें बलूचिस्तान के हालात काफ़ी अरसा से ख़राब हैं। और ये जो 11 अफराद वहाँ पे कत्ल हुए, उनमें 7 जो लोग थे वो अफ़गानिस्तान के थे, 4 पाकिस्तानी थे, लेकिन वो सारे हज़ारा बरादरी से थे। अब हज़ारा जो है वो अफ़गानिस्तान में भी हैं और यहाँ पे बलूचिस्तान में भी हैं। ये एक ही बरादरी है, उधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। जिस तरह अफ़गानी वज़ीरिस्तान में भी थे, उधर भी थे, दोनों तरफ बॉर्डर के। तो ये मसाइल उस वक़्त वहाँ जब ऑपरेशन हुआ तो वहाँ भी पैदा हुए कि उनकी रिश्तेदारियाँ थी, उन्होंने रिश्ते दिए हुए हैं, लिए हुए हैं। इसी तरह जो हज़ारा बरादरी है उनके भी इधर रिश्तेदारियाँ भी हैं, सारा कुछ है। अब कई अफ़गानी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन कत्ल करना किसी को बेजा बेगुनाह, ये जुल्म ज़्यादती है, वो चाहे जहाँ पे भी हो। क्योंकि इसमें हमारा मज़हब भी जो है इसकी इजाज़त नहीं देता
कि कुरान पाक में आता है कि एक बंदे को अगर आप बिला वजह कत्ल करेंगे तो वो पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो इसकी तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन उसकी आड़ लेकर पूरे मुल्क को जाम कर देना या ऐसे मुतालबात करना कि जिसको ना रियासत तस्लीम कर सकती है ना तस्लीम किया जा सकता है कि आप कत्ल अब कौन नहीं हुआ। आप देखें ना, इसी महीने जो पिछला महीना गुजरा है उसमें कम अज़ कम 50 अफराद जो हमारे दिफाई इदारों के हैं वो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान। जी, उनमें तो बिल्कुल हमारे हाफिज़ाबाद के भी ये हमारा छोटा सा गांव है धीरन की लाल की, यहाँ पे भी एक फ़ौजी की लाश आई है शहीद जो होके आए हैं। यहाँ पे उनका शौकत पट्टी साहब के जो कज़न है वो भी वहाँ से शहीद होके आए हैं। उन्होंने कोई धरना नहीं दिया, कोई एहतजाज नहीं किया, तो फिर ये क्यों? यही मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए कोई नहीं बोलता। एक एक दिन में फ़ौजी जो है ना वो 10-10 शहीद किए जा रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं कहता। फिर कहते हैं उनके जो है ना वो मामलात कोई नहीं बोलता। इससे पहले गाड़ियों से उतार के शनाख्ती कार्ड देखकर सिर्फ पंजाबी होने की वजह से 20-20 बंदों को मारा गया, तब तो पंजाबियों ने भी कोई धरना नहीं दिया। और इसके बाद देखें तो वहाँ पे कई सुन्नियों को शहीद किया गया, कई जगह पे धमाके होते हैं, सुन्नी शहीद हो जाते हैं। कभी किसी ने कहा है कि मसलक के नाम पर, अब एक मसलक ने इसको हाईजैक किया था। हम कहते हैं कि जुल्म जहाँ पे भी है उसको एक मुल्की सतह का बताया जाए कि ये पाकिस्तानी थे, वहाँ पे तो पाकिस्तानी भी नहीं थे वो पूरे, कम अज़ कम उनकी शनाख्त पाकिस्तानी तो दी जाए। आप जब ये मसले की सतह पर लाएंगे, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है जिसका ज़िक्र वज़ीर दाखिला ने भी किया। वज़ीर आज़म भी इस वजह से नहीं गए, इदारों ने भी बताया था। ये मुहर्रम से लेकर अब तक जितने मामलात हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी साजिश ये है कि किसी न किसी तरह इस मुल्क के अंदर फिर सिया और सुन्नी की कत्लो गारत गरी जो है ना वो शुरू करवा दी जाए। जिसमें आप देखें तो वो डॉक्टर आदिल ख़ान शहीद, उनको देख लें। फिर देखें जी, ये पेशावर में धमाका हुआ मस्जिद के अंदर, कई लोग शहीद हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं किया कि वो लाशें उठा के जनाब रोड पे आ गए हैं तो उन्होंने कहा जी जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएगा तो हम लाशें नहीं दफनाएंगे, बल्कि उन्होंने लाशें ले जाकर उनकी तदफीन का अमल शुरू कर दिया और दूसरी तरफ मस्जिद साफ़ करके वहाँ पर अगली नमाज अदा की गई। इसी तरह आप तारीख़ देखें, कितने सुन्नी शहीद हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग जो है वो मारे गए, लेकिन कभी किसी ने कहा हो कि ये सुन्नी जो है ना वो मारे गए हैं, ये अहले हदीस मारे गए हैं, ये वाबी मारे गए हैं। लेकिन जब एक तबका इस तरह करेगा तो फिर कल सारे उठकर यही करेंगे कि ये सुन्नी मारे गए हैं जी, फिर वही होगा, तकसीम दर तकसीम होती चली जाएगी। फिर तो खुदा न खास्ता ये कहीं पे कोई कत्ल होता है आपस में दुश्मनी पे, तो वो लोग लाशें रख के ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म जब तक नहीं आता तो हम लाशें दफन नहीं करेंगे। तो ये तो एक समझे कि एक रवायत बन जाएगी। तो ये एक गलत रवायत कायम होने जा रही थी। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर लोग कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म क्यों नहीं गए, उन्हें दर्द नहीं था, यार दर्द किसे नहीं था? ज़रूर हर किसी को दर्द है, होना भी चाहिए कि जब कोई बेगुनाह दुनिया से जाता है या मारा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने जिसको सांसें दी हुई हैं उसकी सांसें छीनने का किसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए। और ये गलत बात है और गलत बात को कंडम करना हर किसी के ज़िम्मे है। और हम भी कहते हैं कि वहाँ पे गलत हुआ, लेकिन उस गलती के बाद जो उनके मुतालबात थे वो भी गलत थे। यानी कि अगर अपने हक़ के लिए बोलते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हम कह रहे हैं, वहाँ पे उनकी अपनी जो तंजीम है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके ज़िम्मेदारान ने ख़ुद कहा कि ये मुतालबात जो किए जा रहे हैं ये हमारे मुतालबात नहीं हैं, हमारे धरने को या हमारे एहतजाज को हाईजैक किया गया है, हमारे ये मुतालबात नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो लोग अपना इस तरह के वाक़यात होने के बाद फ़ौरन अपनी तदफीन की तरफ जाते हैं और एहतजाज या कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, वो यकीनन मज़हब के भी, मुल्क के भी मुखलिस हैं, वो इस्लाम के भी मुखलिस हैं, वो मुल्क के भी मुखलिस हैं। और मुल्क की बका के लिए ये लोग जो हैं वो अपनी जानें भी दे रहे हैं और मुल्क की बका के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए फिर भी तैयार हैं। तो ऐसे अनासर जो ऐसा वाक़या होता है तो उसकी आड़ में मुल्की अमन को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये ना तो मुल्क के मुखलिस हो सकते हैं और ना ही ये मज़हब के मुखलिस हो सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें आगाह रहना है। अगर हमने अपने मुल्क के वतन को जो अमन जो हमने पाया है 70,000 कुर्बानियाँ देकर, ये इसलिए नहीं हमने कुर्बानियाँ दी कि इसको दोबारा फिर जो है ना वो
फ़िरका वारियत की जंग के अंदर धकेल दिया जाए, इसे फिर जो है वो भारतीय एमा के ऊपर या किसी और मुल्क के जो इशारों के ऊपर जो है ना वो इनको फिर इस मुल्क के अमन को दाव पर लगा दिया जाए, ऐसा जो कोई भी मुहिब्बे वतन है वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। जी नाज़रीन, ये थे ثناءاللہ शाइक साहब कोलो ताड़ का मुस्बत चेहरा, जो आपके सामने पाकिस्तान के हवाले से अपना दर्द दिल रख रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और इनकी बात के अंदर ही इन्होंने वो कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज करते हैं, इस तरह के इनके पीछे गैर मुल्की अनासर या गैर मुल्की एजेंसियाँ होती हैं। ये हैं ثناءاللہ शाइक साहब कोलो ताड़ का मुस्बत चेहरा। अगर आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो बातें जो पहले दोस्तों को नहीं पता वो उनको पता चल सके। इसके साथ ही मुझे और ثناءاللہ शाइक साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।